नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत बड़ी आर्थिक पहल की, मेक इन इंडिया। 10 साल हो गए हैं इसे। सवाल ये है कि क्या इसने वाकई भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाया, या फिर ये बस एक महंगा नारा ही साबित हुआ। जब 2014 में ये शुरू हुआ था ना, तो उम्मीदें बहुत बड़ी थीं, दांव बहुत ऊंचा था। तो सवाल वही है, क्या भारत उम्मीदों पर खरा उतरा? चलिए जवाब के लिए सीधे आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वादा था क्या। मतलब जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो कुछ बहुत ही साफ साफ मेजरेबल टारगेट सेट किए गए थे। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं थी, बल्कि 3 एकदम ठोस लक्ष्य थे। पहला, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% तक ले जाना। दूसरा, हर साल 12 से 14% की ग्रोथ हासिल करना। और तीसरा, 10 करोड़, जी हाँ, 10 करोड़ नई नौकरियां बनाना। साफ है कि ये लक्ष्य बहुत बड़े थे और एम्बिशन तो उससे भी बड़ा था। तो अब आते हैं असलियत पे। 10 साल बाद चलिए देखते हैं कि इन वादों का हुआ क्या। हम इन वादों की तुलना असली आंकड़ों से करेंगे और शुरुआत उन चीजों से करते हैं जहां हम चूक गए। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े टारगेट की बात करते हैं। टारगेट था कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी इकोनॉमी का 25% बने। हकीकत यह है कि 10 साल बाद भी यह आंकड़ा लगभग 17% पर ही अटका हुआ है। यानी इस मुख्य लक्ष्य पर तो लगभग कोई प्रगति हुई ही नहीं। और जब हम इसकी तुलना अपने पड़ोसियों से करते हैं ना, तो कहानी और भी साफ हो जाती है। एक तरफ वियतनाम है 25% पर, चीन है 27% पर, और भारत इस रेस में आगे बढ़ने की जगह कहीं ना कहीं पिछड़ता सा दिख रहा है। अच्छा, अब दूसरे टारगेट पर आते हैं, ग्रोथ रेट। टारगेट था हर साल 12 से 14% की ग्रोथ का। और असलियत यह है कि एवरेज ग्रोथ रेट सिर्फ 5.5% रही है। सोचिए, ये टारगेट पूरे 10 साल में सिर्फ एक बार ही पूरा हो पाया। और अब सबसे चौंकाने वाला, सबसे चिंताजनक आंकड़ा, वादा था 10 करोड़ नई नौकरियों का। लेकिन 2022-23 के आंकड़े बताते हैं कि फॉर्मल इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुल मिलाकर सिर्फ 1.84 करोड़ लोग ही काम कर रहे हैं। ये नई नौकरियां नहीं, ये कुल नौकरियां हैं। शायद इसे इस पूरी पहल की सबसे बड़ी नाकामी कहा जा सकता है। और दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें तो वहां भी तस्वीर कुछ खास अच्छी नहीं है। युवाओं में बेरोजगारी 20 से 40% के बीच बताई जाती है। दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में हमारा हिस्सा सिर्फ 2% पर अटका हुआ है। और तो और जीडीपी के मुकाबले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम एफडीआई कहते हैं, वो भी गिरा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इन बड़ी बड़ी चूकों के बावजूद कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां वाकई में बहुत बड़ी सफलता मिली है। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी शायद इस एक नंबर में छिपी है, 127 गुना। जी हाँ, यह है मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी कामयाबी। मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट में आया एक जबरदस्त उछाल। ये जो बदलाव है ना, ये कमाल का है। सोचिए, 2014 में देश में सिर्फ 2 मोबाइल बनाने वाली यूनिट्स थी। आज 300 से भी ज्यादा हैं। पहले हम अपनी 75% जरूरत के लिए इंपोर्ट पर निर्भर थे, और आज ये आंकड़ा लगभग 0 पर आ गया है। और इसी के साथ भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन गया है। और सुनिए, ये अकेली कामयाबी नहीं है। कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफटीआई, उसमें 143% का जबरदस्त उछाल आया है। फिर आईपीएलआई स्कीम, मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये स्कीम कंपनियों को ज्यादा प्रोडक्शन करने पर इनाम देती है, और इसने 14 सेक्टर्स में भारी निवेश खींचा है। और हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को कैसे भूल सकते हैं, उसमें भी एक जबरदस्त छलांग देखने को मिली। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर कि अगर कुछ सेक्टर्स में इतनी बड़ी कामयाबी मिली, तो फिर इसका असर पूरे इकोनॉमी पर क्यों नहीं दिखा? क्यों ये सक्सेस स्टोरीज कुछ ही जगहों तक सिमट कर रह गईं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है असेंबली नॉट मैन्युफैक्चरिंग का जाल। देखिए, भारत का जो मोबाइल बूम है ना, वो ज्यादातर असेंबली पर टिका है। मतलब फोन के जो सबसे महंगे और जरूरी पार्ट्स हैं, जैसे चिप्स, डिस्प्ले, वो सब आज भी बाहर से ही आते हैं। तो होता यह है कि प्रोडक्शन के नंबर तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन देश के अंदर असली टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन बहुत कम होता है। और जमीनी हकीकत वो इन आंकड़ों में साफ झलकती है। भारत में अगर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कानूनी तौर पर लागू करवाना हो तो औसतन 1445 दिन लगते हैं। यही काम चीन में 496 दिन में हो जाता है और वियतनाम में तो सिर्फ 400 दिन में।
अब इतनी देरी होगी तो जाहिर है कंपटीशन में टिकना मुश्किल हो जाएगा। और दिक्कतें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कई और बड़ी रुकावटें हैं, जैसे भारत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च, यानी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट दुनिया के एवरेज से लगभग डबल है। हमारे लेबर लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और जो छोटे और मीडियम बिजनेस हैं जो सबसे ज़्यादा नौकरियां देते हैं, वो कई पॉलिसी शॉक्स की वजह से पीछे रह गए। और आखिर में RCEP जैसे बड़े ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रहने के फैसले ने भी हमें एक बहुत बड़े ग्लोबल मार्केट से अलग थलग कर दिया। तो फिर इन 10 सालों का फाइनल फैसला क्या निकाला जाए? चलिए इस मिले जुले नतीजे को एक साथ रखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है फाइनल स्कोर कार्ड। एक तरफ GDP में हिस्सेदारी, ग्रोथ रेट और नौकरियों जैसे जो सबसे बड़े लक्ष्य थे वो हम बुरी तरह चूक गए। लेकिन दूसरी तरफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और कुल FDI इनफ्लो में हमें जबरदस्त कामयाबी मिली। तो कुल मिलाकर ये एक मिली-जुली तस्वीर है, कुछ जीत कुछ हार। तो सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमें कुछ बुनियादी चीजें ठीक करनी होंगी, जैसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना, लेबर और लैंड रिफॉर्म्स लाना, छोटे बिजनेस को सपोर्ट करना ताकि वो भी सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकें, और दुनिया के बड़े ट्रेड ग्रुप्स के साथ फिर से जुड़ना। और सबसे जरूरी बात, हमारा लक्ष्य सिर्फ चीजों को असेंबल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर पकड़ बनाना होना चाहिए। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमें छोड़ जाता है। देखिए, मेक इन इंडिया पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से सफल भी नहीं है। भारत के पास टैलेंट है, डेमोक्रेसी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। अब जरूरत है उस बड़े सपने को हकीकत में बदलने की। और पूरी दुनिया देख रही है कि क्या भारत वाकई में अपने भविष्य को मैन्युफैक्चर करेगा या सिर्फ उसकी मार्केटिंग ही करता रह जाएगा।